हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। तो दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मेरा नाम है सुमित कुमार और मैं दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 से प्राइमरी टीचर बना हूं। मेरे 85 मार्क्स थे। तो दोस्तों मैं अपने चैनल पर ही तैयारी करवा रहा हूं टीआरई 4.0 का। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो आपका टीआरई 4 में एक सीट कहीं नहीं गई, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। दोस्तों ऑलरेडी 350 से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जिनको दोस्तों मैं अपने खुद के नोट्स ही प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों उन्हीं नोट्स से मेरा खुद रिवीजन मेरा खुद दोस्तों रिवीजन करके मैं खुद के नोट्स बनाया, उससे रिवीजन कर करके दोस्तों मैं खुद ही सिलेक्शन पाया। तो दोस्तों अगर आप भी सिलेक्शन चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ जाइए और अपनी एक सीट ज़रूर पक्की कर लीजिएगा। तो कुल मिला के मैंने दोस्तों ज़्यादातर सब्जेक्ट अपने चैनल पर कंप्लीट करवा दिए हैं और अब जो मैं चल रहा हूँ, जो सब्जेक्ट दोस्तों मैं चला रहा हूँ वो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में अभी मैं 2 वीडियो ले चुका हूँ रिवर से संबंधित, क्योंकि आपको पता होगा मेरे मित्रों कि बीपीएससी जो है आयोग है वो दोस्तों चाहे 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 हो, दोस्तों हर कहीं पे वो नदियों से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछता है। नदियाँ, डैम, नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर, जैसे पिछली बार दोस्तों कारगिल वाला पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने वो करा दिया और अब दोस्तों आज मैं आपको कराने वाला हूँ भारत की मृदा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इंडियन सॉइल, आज दोस्तों हम आपको करवाने वाले हैं इंडियन सॉइल। देखो भारतीय मृदा जो सर्वेक्षण बोर्ड है, भारतीय मृदा सर्वेक्षण, उसकी स्थापना 1956 में हुई थी। 1956 में हुई थी। और दोस्तों पॉलिटी से आपके यही क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 वाला क्वेश्चन आपके पूछा गया था। ठीक है, वो दोस्तों आपका दूसरे सब्जेक्ट में वो भी दोस्तों क्वेश्चन मेरे ही नोट से फंसा था। चलिए, तो इंडियन सॉइल जो दोस्तों जो इंडियन सॉइल है वो भारतीय कृषि अनुसंधान अनुसंधान संस्थान, यानी जिसको दोस्तों शॉर्ट में पूसा भी कहते हैं, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1905 में हुई थी और जो दोस्तों आपके कहाँ पर स्थित है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो उसने भारत में मृदा की कुल 8 प्रकार की मृदा बताई हैं। कुल 8 प्रकार की मृदा भारत में बताई हैं। लेकिन दोस्तों आपको कुल कितनी प्रकार की मृदा पढ़नी है? आपको कुल 6 प्रकार की मृदा पढ़नी है, क्योंकि मुख्यतः 6 प्रकार की मृदा है। और दोस्तों सच बताऊं तो जो जितने भी एग्जामिनर हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं वो सिर्फ और सिर्फ चार प्रकार की मृदाओं से ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जलोढ़ मृदा की। जलोढ़ मृदा की, तो दोस्तों जो ये जलोढ़ मृदा है वो 40% ऑफ इंडिया, 40 से 43%, लगभग थोड़ा बहुत कम, लगभग आधा आधा भारत, यानी कि जो जलोढ़ मृदा है वो दोस्तों लगभग 40% पर इंडिया के क्षेत्रफल फैली हुई है। और ये सर्वाधिक है, ये है सर्वाधिक। इसमें पोटास और चूने की अधिकता पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और ह्यूमस की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। जो ह्यूमस है वो दोस्तों आपके कैसा है? हरे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के किससे? क्षय से, जीव जंतुओं के दोस्तों विनाश से बनने वाला ह्यूमस है और ये क्षयकारी पदार्थ है और ये मिट्टी की सबसे ऊपरी परत में दोस्तों ये पाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जब भी जलोढ़ मृदा में बालू और चीका के कण लगभग बराबर बराबर रहेंगे तब दोस्तों वैसी मिट्टी कहलाती है दोमट मिट्टी। तब वैसी मिट्टी कहलाती है दोमट मिट्टी। और दोस्तों इसी दोमट मिट्टी में धान की खेती सबसे अच्छी तरीके से होती है। जो धान की खेती है, जो दोस्तों आपके धान का खेत है, वो कृत्रिम मीथेन, यानी कि वो दोस्तों क्या है, धान के खेत में मीथेन गैस बहुत पाई जाती है। चलिए, तो जो दोस्तों जलोढ़ मृदा है वो 2 प्रकार की है। जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको कहते हैं बांगर, और जो नई जो जलोढ़ मृदा है, जो नदियों द्वारा लाई गई जो नई जलोढ़ मृदा, उसको कहते हैं खादर। तो ये दोनों क्वेश्चन हजारों बार पूछे गए हैं। और दोस्तों जलोढ़ मृदा क्या होती है? ये नदियों द्वारा लाई गई मृदा है, खास करके दोस्तों ये उत्तर भारत में पाई जाती है। उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं, तो दोस्तों उत्तर भारत का जो मैदान बना है वो ज़्यादातर जलोढ़ मृदा से ही बना है। ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, क्योंकि ये जो मृदा है वो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी है। और आपको पता है कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान पर दोस्तों आपकी ये पाई जाती है जलोढ़ मृदा। इसकी प्रमुख फसलें इसमें जो उगाई जाती हैं वो हैं धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू। ठीक है, तो ये दोस्तों अब तक हमने बात कर ली है जलोढ़ मृदा की। अब जरा मैं आपको एक बार यहाँ दिखा दूँ, देखिए दोस्तों जलोढ़ मृदा अलूवियल सॉइल,
अलूवियल सॉइल आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ फैली है। ये दोस्तों आपके अलूवियल सॉइल फैली है, ये देखिए ये एलुवियल सॉइल है। ये आपकी जो उत्तर भारत का मैदान है वो ज़्यादातर जलोढ़ मृदा से ही बना हुआ है। चलिए अब हम बात कर लें काली मृदा की। अब हम बात करते हैं काली मृदा की। अब हम बात करते हैं काली मृदा की। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं और काली मृदा सबसे ज़्यादा मतलब उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए, इसलिए दोस्तों इसको कपासी मृदा भी कहते हैं, इसलिए इसको ही कपासी मृदा भी कहते हैं। ये भारत के 15% भूभाग पर पाई जाती है। ये भारत के 15% भूभाग पर पाई जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो Fe मतलब आयरन, Al मतलब एल्युमिनियम, Mg मतलब मैग्नीशियम और चूना की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, इसमें आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, चूना की अधिकता पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस यानी फॉस्फेट और आपके ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं, काली मृदा सबसे ज़्यादा क्या मतलब जो जो काली मृदा है वो दोस्तों मतलब जो काली मृदा है उसमें सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है, कपास। उसमें सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है, कपास। और इसके बाद जो सबसे इसकी खास विशेषता है जो कि मैं बताने वाला हूँ वो दोस्तों है जल धारण करने की क्षमता अधिक। सर्वाधिक जो दोस्तों आपकी जल धारण करने की क्षमता होती है वो काली मिट्टी में ही होती है। यह जो काली मिट्टी का निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण हुआ है। अब दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है। और ये जब सबसे ज़्यादा ये जल धारण कर लेती है, लेकिन जब ये सूखती है तो सूखने पर दोस्तों इसमें दरारें पड़ जाती हैं। जब ये सूखती है तो सूखते पे इसमें दरारें पड़ जाती हैं। प्रमुख फसलें इसमें कपास है, गेहूँ है, ज्वार है मतलब ज्वार, बाजरा है, गन्ना है, मूंगफली है, तंबाकू इत्यादि दोस्तों आपके कहाँ पर पाई जाती है, काली मृदा में पाई जाती है। काली मृदा का जो रंग होता है काला वो किसके लिए, वो दोस्तों आपके टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। इसमें दोस्तों एक इसमें तत्व मिला होता है टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, इसके लिए काली मृदा का रंग कैसा होता है, काला होता है। चलिए दोस्तों मुझे याद नहीं रहा था टैबलेट को चार्ज करने का। अब टैबलेट में 4% बैटरी है, इसलिए दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखो लाल मृदा की हम बात कर लेते हैं। लाल मृदा को दोस्तों छत्तीसगढ़ में मटासी मिट्टी भी कहते हैं और दोस्तों लाल मृदा को टेरा रोसा भी कहते हैं और इसको ही आंध्र प्रदेश में चलका मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी, चलका। आंध्र प्रदेश में दोस्तों इसको चलका मिट्टी भी कहते हैं। ये 18.6% पाई जाती है भारत के। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पाई जाती है जलोढ़ लगभग 40-42%। उसके बाद पाई जाती है लाल मृदा लगभग 18.6%। और उसके बाद दोस्तों पाई जाती है काली मिट्टी, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, लगभग 15%। ठीक है, अब देखो इसमें सिलिका और Fe मतलब क्या, लोहा। Fe का मतलब दोस्तों क्या, आयरन। तो इसमें सिलिका और आयरन की मात्रा इसमें अधिक रहती है। इसमें आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में रहता है, इसलिए दोस्तों इसका रंग हो जाता है लाल। और ये क्वेश्चन सैकड़ों बार पूछा गया है कि लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है, तो दोस्तों उसमें आयरन ऑक्साइड मिला होता है। जल योजित रूप से यह मिट्टी दिखती है, यह मिट्टी पीली दिखती है। जब दोस्तों इस मिट्टी में जल मिला दिया जाता है तब ये मिट्टी कैसी दिखने लगती है, लाल पीली दिखने लगती है। अब देखो काली मिट्टी तो आपकी कैसी, बेसाल्ट चट्टानों से बनी थी, ऐसी करके लाल मृदा आपकी रूपांतरित चट्टानों की क्षरण से बनी है। उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आपकी जो लाल मृदा है वो एक्चुअली में आपके कैसी होती है, बंजर भूमि होती है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इसमें फर्टिलाइजर मिलाए जाते हैं तब ये खेती करने योग्य बनती है। तो इसमें गेहूँ, कपास, दाल, मोटे अनाज, गेहूँ, कपास, दाल और दोस्तों मोटे अनाज इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो पोटास की मात्रा ना तो इसमें कम होती है ना इसमें ज़्यादा होती है। पोटास की मात्रा दोस्तों में मीडियम रहती है। तो इसमें कहा जाए तो इसमें पोटास भी दोस्तों इसमें अलग से मिलाना पड़ता है, क्योंकि बाकी सब में पोटास यानी कि पोटास की मात्रा अधिक पाई जा रही थी, इसमें कम पाई जा रही थी। अब देखो पोटास की मात्रा भी इसमें कम है और इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट और ह्यूमस की मात्रा भी कम है ना दोस्तों। अब देखो इसमें पोटास की मात्रा कम है, इसीलिए तो ये मिट्टी कैसी है, थोड़ी बंजर भूमि की तरह से पाई जाती है। चलिए आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, तो दोस्तों इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है लाल मिट्टी। अब देखो चूना का प्रयोग करके उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों चूने का प्रयोग किया जाता है, पोटास का दोस्तों प्रयोग किया जाता है, तब ये मिट्टी लाल मिट्टी कैसी होती है, खेती करने के लायक दोस्तों ये बनती है। ठीक है,
तो दोस्तों मैंने टैबलेट चार्जिंग पे लगा लिया, ठीक है। चूने का प्रयोग करके उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सकती है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि लाल मृदा बेसिकली कैसी होती है, यानी कि आपकी बंजर भूमि की तरह होती है, ठीक है, बंजर भूमि की तरह होती है। फिर इसमें उर्वरा शक्ति, इसमें चूना, पोटास, एलम, मतलब इसमें, मतलब दोस्तों इसमें पोटास वगैरह मिलाकर तब इसमें इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाती है। अब हम बात करते हैं किसकी, लैटेराइट मृदा की। अब दोस्तों हम बात करते हैं लैटेराइट मृदा की। तो देखो बाहरी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जो आपके लैटेराइट मृदा है वो दोस्तों बाहरी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं लाल मृदा का दोस्तों मैं आपको एरिया दिखा दूं कितना। देखो रेड येलो सॉइल, ये आप जो देख रहे हैं दोस्तों, जितना भी ये जो लाल है ये सब रेड ऑयल सॉइल है। ये सब क्या है, ये सब रेड ऑयल सॉइल। अब देखो दोस्तों मैंने आपको कौन सी मिट्टी बताई, जलोढ़ मिट्टी आपको बता चुका हूँ मैं, रेड एंड ऑयल बता चुका हूँ, काली मिट्टी जरा दोस्तों आप देख लीजिए। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये दोस्तों क्षेत्र है काली मिट्टी का, ये क्षेत्र है काली मिट्टी का। चलिए तो लैटेराइट मिट्टी के बारे में दोस्तों हम लोग आज पढ़ लेते हैं। लैटेराइट मिट्टी बाहरी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और दोस्तों पृथ्वी नहीं दोस्तों, भारत के लगभग 3.7% भूभाग पर क्या है, लैटेराइट मृदा है। अब देखो लैटेराइट मृदा से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। लैटेराइट मृदा देखो पूछ लेता है निच्छालित मृदा कौन सी है, निम्न में से निच्छालित मृदा कौन सी है। तो देखो निच्छालित, वर्षा के साथ जो चूना और जो सिलिका होते हैं, चूना और सिलिका दोस्तों क्या होते हैं, उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। और ये दोनों वर्षा के साथ क्या क्या हो जाती है, या तो दोस्तों बह जाते हैं, या ये मिट्टी की दोस्तों जो निचली सतह होती है वहाँ चले जाते हैं, निचली सतह होती है वहाँ चले। इस प्रकार से क्या हो जाता है कि वर्षा दोस्तों क्या हो जाता है कि वर्षा के साथ चूना और सिलिका बह जाती है तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है, यानी दोस्तों मिट्टी का निच्छालन हो जाता है। तो वर्षा के साथ चूना और सिलिका निच्छालित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, निच्छालित हो जाते हैं। नाइट्रोजन प्लस फॉस्फोट दोस्तों, नाइट्रोजन और फॉस्फेट की मात्रा इसमें कम पाई जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन और फॉस्फेट की मात्रा इसमें कम पाई जाती है। इसके साथ इसमें देखो सिलिका की मात्रा भी कम पाई जाती है, क्योंकि सिलिका बह ही गया। सिलिका क्या कर लाता है, सिलिका दोस्तों क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अब दोस्तों भारी वर्षा वाले क्षेत्र में जब हमेशा वर्षा ही होती रहेगी तो जो उसकी जो सिलिका होगा और जो चूना होगा, जो दोस्तों इसमें जो पोटास होगा वो सबके सब बह जाएगा। तो इसमें सिलिका की मात्रा भी कम पाई जाती है, ह्यूमस की मात्रा भी इसमें कम पाई जाती है। लेकिन दोस्तों इसमें आयरन और एल्युमिनियम की दोस्तों इसमें मात्रा इसमें भरपूर पाई जाती है, ठीक है। कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, असम, गोवा के पहाड़ी क्षेत्र, असम दोस्तों गोवा के पहाड़ी क्षेत्र दोस्तों ये पाई जाती है, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या इसमें उगाया जाता है, चाय, इलायची, काजू, कहवा, मसालों की खेती की जाती है। और दोस्तों ये कॉफ़ी की जो बाग हैं, चाय के दोस्तों जो बाग हैं वो दोस्तों ज़्यादातर लैटेराइट मृदा में ही लगाए जाते हैं। तो दोस्तों ये ज़्यादातर लैटेराइट मृदा में ही लगाए जाते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पर्वतीय मिट्टी की। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पर्वतीय मिट्टी की। तो पर्वतीय जो दोस्तों मिट्टी है वो लगभग 8.7%, लगभग दोस्तों 8.7% पाई जाती है भारत के टोटल भूभाग पर। इसमें ह्यूमस इसकी में क्या होता है। अब देखो दोस्तों बाकी सारी मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा कम थी, लेकिन इस वाली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसमें, पर्वतीय या वन मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा दोस्तों अलग पाई जाती है। जो भी जीव जंतु मर गए हैं उनको दोस्तों जब दोस्तों में सड़ जाते हैं, सड़ने के बाद दोस्तों वो ह्यूमस बनते हैं, जीवाश्म क्या कहते हैं ना, ऐसे दोस्तों बनते हैं जीवों के अंश, ठीक है। तो दोस्तों इसमें मात्रा अधिक पाई जाती है ह्यूमस की, ठीक है। पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्र या पहाड़ियों में दोस्तों ये मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के ढाल वाले क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों जो पर्वतीय या जो दोस्तों वन मिट्टी होती है वहाँ पे मृदा का अपरदन बहुत होता है, इसलिए दोस्तों केंद्रीय मृदा एवं संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया 1953 में। इसके साथ में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो कि जोधपुर में स्थित है, इसकी स्थापना 1959 में की गई थी।
इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। तो दोस्तों मृदा से संबंधित जो दोस्तों चारों आपके जो बोर्ड थे इंपॉर्टेंट, दो तो देखो ये हो गई, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1953 और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान 1959, दो हो गई होगा। अब दो देखो ये, जिसमें से भारतीय मृदा सर्वेक्षण 1956 और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा न्यू दिल्ली में स्थित है 1 अप्रैल 1905। तो दोस्तों यही चार हैं, जिसमें से पूसा तो मेरे भाई मेरी बहनों कई बार पूछा गया है। चलिए, तो अब मैं आपको बता दूं कि पर्वतीय या वन मिट्टी में पोटास और फॉस्फोरस इनकी भी मात्रा कैसी पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। पोटास और फॉस्फोरस की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। अब देखो पर्वतीय या दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों या दोस्तों वन क्षेत्रों में आपकी सेब पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कश्मीर, वन, नाशपाती, आलू, ये सब दोस्तों पर्वतीय या वन मिट्टी में पाए जाते हैं। और पर्वतीय या वन मिट्टी दोस्तों कहाँ पाई जाएगी? जो ऊपर ऊपर का जो दोस्तों आपके हिमालय वाला क्षेत्र वहीं ये पाई जाएगी। ठीक है, कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, ये दोस्तों ये आपका क्षेत्र है ना, ऐसे करके इस वाले क्षेत्र में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ दोस्तों एडिशनल फैक्ट की, जो आपके जो एडिशनल कुछ दो फैक्ट हैं उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, एडिशनल फैक्ट देखो दोस्तों, लीचिंग। मैं आपको बता दूं बीपीएससी टीआरई 3.0 में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन था मल्चिंग, कि मल्चिंग क्या है दोस्तों, क्या है कि मल्चिंग क्या है। तो वाकई मेरे सारे नोट्स में से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा था मृदा का, लेकिन मल्चिंग वाला दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ फंस गया था। देखो मल्चिंग पलवार, मल्चिंग पलवार मैंने लिख रखा था और दोस्तों जैसा लिखा था वैसा ही फंस गया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि दोस्तों मैंने अगर कोई नोट्स बनाया हो और दोस्तों जिस नोट्स से क्वेश्चन ना फंसे, क्योंकि नोट्स बनाया है तो क्वेश्चन ससुरा फंसेगा जरूर, क्योंकि मैं ऐसे करके नोट्स ही बनाता हूँ। चलिए, लीचिंग, लीचिंग क्या है? लीचिंग दोस्तों पोषक तत्व बह जाते हैं। लीचिंग एक दोस्तों ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें बरसात होती है तो या तो दोस्तों पोषक तत्व आपके बह जाएंगे, पोषक तत्व का बह जाना या पोषक तत्व का मिट्टी की निचली सतह पर पहुंच जाना। अब जरा मुझे आप बताओ, जब पोषक तत्व मिट्टी से बह जाएगा तब भी दोस्तों मिट्टी बंजर हो जाएगी, और अगर मिट्टी की जो पोषक तत्व मिट्टी के नीचे पहुंच जाएंगे तब भी दोस्तों मिट्टी बंजर ही मानी जाएगी। क्योंकि दोस्तों पौधे अगर हम उसमें उगाएंगे, फसल करेंगे, तो फसल की जड़ तो ऊपर ऊपर रहेगी ना, और जब ऊपर वाली मिट्टी में आपके होगा ही नहीं, यानी पोटास वगैरह चूना वगैरह उसकी उर्वरा शक्ति होगी ही नहीं, तो फिर ज़मीन बंजर मानी जाएगी। ठीक है, तो जो ये जो बात होती है इसको कहते हैं लीचिंग। अब देखो ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ, ये दोस्तों क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ है, और इसकी जो सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, सबसे ज़्यादा दोस्तों इसकी जो सांद्रता, जो इसकी डेंसिटी पाई जाती है वो मृदा की ऊपरी परत में पाई जाती है, यानी ऊपरी परत में सांद्रता इसकी सर्वाधिक होती है। ठीक है, चलिए, लोएस मिट्टी गाद और धूल से बनी होती है। दोस्तों जो आपकी जो लोएस मिट्टी होती है वो गाद और धूल से बनी होती है। कृत्रिम उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा क्षरण हो जाता है, इसके साथ ही मृदा बंजर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, कृत्रिम अरे वही उर्वरक जितने भी आप लोग खाद, यूरिया और आपके डीएपी वगैरह आलतू फालतू जो आप लोग जो अपने खेतों में लगाते रहते हो ना, कि कम समय में अच्छी फसल मिले, यानी कि दोस्तों कम समय में मिले, अच्छी फसल मिले, ज़्यादा फसल मिले, इसलिए हम आजकल देखो दोस्तों तुरैया में या लौकिया में इंजेक्शन लगा देते हैं तो तुरैया बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है नहीं। तो ये सब दोस्तों अपने खेत की मिट्टी के साथ ज़्यादा प्रयोग करने से मिट्टी, अगर दोस्तों खेत में ये सब जो आपके जो फर्टिलाइजर हैं उनको ज़्यादा डालने से मृदा का क्षरण हो जाएगा, मतलब मृदा बंजर हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए दोस्तों मृदा में मतलब खेत में कभी भी एक फसल बैक टू बैक नहीं करनी चाहिए, फसल का दोस्तों बदल बदल के फसल उसमें करना चाहिए। काजू के पेड़ आपके बलुई दोमट मिट्टी में सबसे अच्छे उगते हैं। काजू के पेड़ लगाने के लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। चलिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से फसल उगाना, क्रमिक रूप से फसल, जैसे कि दोस्तों जैसे कि यानी कि अभी गेहूँ कर लिया, फिर उसमें केला ककड़ी कर लिया, मतलब केला नहीं ककड़ी तरबूज कर लिया, यानी कि वो होगी रबी की फसल,
कौन सी, गेहूँ रबी की फसल होगी। फिर दोस्तों हमने कर लिया उसमें ककड़ी वगैरह, तरबूज खरबूज, ये हो गया जायद की फसल। अब इसके बाद हमने उसमें बो दिया क्या, गेहूँ, मतलब दो धान, धान हो गया खरीफ की फसल। तो फिर दोस्तों लौट के अगले साल हमने फिर उसमें क्या बो दिया, उसमें हमने गेहूँ बो दिया। तो ये जो कृमिक फसल है, इससे भूमि बंजर नहीं होती है। और दूसरी बात, इस फसल को क्या कहते हैं, सस्यावर्तन। क्या कहते हैं, सस्यावर्तन। लवणीय और क्षारीय मिट्टी को थूर, रेह, कल्लर और ऊसर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो लवणीय मिट्टी होती है, जो दोस्तों आपकी जो जिस मिट्टी में अत्यधिक लवण घुल जाते हैं, जो दोस्तों आपकी अत्यधिक यानी लवणीय मिट्टी होती है, उसको रेह, थूर, कल्लर और ऊसर, ऊसर और कल्लर और रेह, ये दोस्तों 3 नाम बहुत ही पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखो तो करेवा, ये करेवा पूछा गया है। करेवा क्या है, करेवा हेमानी मिट्टी। जहाँ भी आपको करेवा ऑप्शन हो, मतलब करेवा प्रश्न पूछा गया हो, वहाँ पे हिमानी मिट्टी करके जो भी ऑप्शन दिया हो, आप समझो वही ऑप्शन लगा देना। करेवा क्या है, कश्मीर घाटी में पाए जाने वाली भू आकृति जो हिमानी मिट्टी या बजरी या गाद आदि से बनी हुई होती है, उसको ही कहते हैं करेवा। उसको ही कहते हैं करेवा, मतलब दोस्तों उसी मिट्टी को क्या कहते हैं, करेवा मिट्टी। ठीक है, चलिए। हाँ, मैं दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, मेरे नंबर आए थे 85, मेरे नंबर आए थे 85। और मैं किसी भी यूट्यूबर वगैरह से दोस्तों मैं नहीं पढ़ा, मैं TRE 1 2 3 को, TRE 1 2 और 3 को एनालिसिस किया और इनसे खुद के नोट्स बनाए, जो कि दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और इनके खुद के नोट्स से ही दोस्तों मैं TRE 3 का TRE 3 का दोस्तों मैं एग्ज़ाम मैंने 85 मार्क्स आया। तो अगर आप लोगों को भी अगर दोस्तों मेरे साथ जुड़ना, मैं आपको बता दूं 350 लोग, कितने लोग, 350 लोग, 350 से ज़्यादा लोग दोस्तों मेरे साथ वैसे ही जुड़ चुके हैं। अब देखिए, मात्र 250 रुपये में, कितना, मात्र 250 रुपये में मैं आपको मॉक टेस्ट खुद के बनाए हुए, जिसमें एकदम आपको जेन्युइन ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे। और इसके अलावा मेरे दोस्तों जितने भी नोट्स हैं जिनसे मेरा खुद का सिलेक्शन होगा, ये सारे नोट्स मैं आपको दूंगा, सारे नोट्स आपको दूंगा मात्र 250 रुपये में। दोस्तों 1000 रुपये के आपने बैच बहुत खरीद लिए, और आपको भी पता है कि उन 1000 रुपये वाले बैच में आपको उल्टा सीधा इतना पढ़ाया जा रहा है कि जिनका कुछ लेना देना नहीं है। जो कभी आयोग पूछता भी नहीं है, वो भी आपको दोस्तों वो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आपको अगर आपको दोस्तों कम टाइम में अगर आपको अच्छा पढ़ना है, ऑथेंटिक पढ़ना, तो दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ जाइए। और दोस्तों आप कोई नया नहीं जुड़ रहे हैं, 350 लोग मेरे साथ जुड़े हैं मात्र 250 रुपये पे। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 94 10 48 10 86, 94 10 48 10 86, इस दोस्तों व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 250 रुपये की बात है। और मैं सिलेक्टेड बंदा हूँ, 85 मेरे मार्क्स हैं, मैं जिससे मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ है वो मैं आपको दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं, मतलब अभी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों मेरा रहा 94 10 48 10 86 मेरा व्हाट्सअप नंबर। इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, और आप मात्र 250 रुपये से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ऑलरेडी 350 लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पलवार। तो यही जो पलवार जो मल्चिंग है, यही आपके BPSC TRE ने पूछा था। TRE शायद दोस्तों 3 में पूछा था, TRE 3 में पूछा था ये कि दोस्तों मल्चिंग क्या है। हिंदी में लिखा था पलवार, और यानी जिन लोगों ने हिंदी में पलवार नहीं समझ पाया तो उन लोगों ने यानी इंग्लिश वाला देख लिया था मल्चिंग। तो मैंने भी ये इंग्लिश वाला मल्चिंग ही देखा था। ठीक है, अब देखो पलवार या मल्चिंग क्या है। ये दोस्तों ये एक तरह जो दोस्तों आपको जो मल्चिंग है वो है कि भूमि के ऊपर दोस्तों एक प्रकार की परत चढ़ाना। किसकी, कार्बनिक पदार्थ की परत चढ़ाना ही क्या है, मल्चिंग। लेकिन इस परत चढ़ाने से होता क्या है, जैविक पदार्थों की या कार्बनिक पदार्थों की परत चढ़ाना। इससे क्या होता है, इससे नमी को बनाए रखती है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर यानी कि ऊपर से कोई चढ़ गई परत,
तो सूर्य की जो किरणें आती हैं वो दोस्तों ऊपर वाली परत से ही क्या करेंगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी। या अगर सोखेंगी तो ऊपरी वाली परत को छोड़ेंगी, ऊपर वाली परत को ही सोखेंगी। लेकिन जो उसकी जो नीचे वाली है तो दोस्तों ये लेयर चढ़ाने से जो नीचे जो मिट्टी में जो नमी है वो नमी बनी रहती है। तो पहला तो ऑप्शन उसमें यही था। दूसरा, खरपतवारों को नियंत्रित करती है। जब वह लेयर चढ़ जाएगी तो वहाँ जो एक्स्ट्रा जो दोस्तों आपके खरपतवार है, जो घास फूस है, खरपतवार जो वो दोस्तों आपकी एक्स्ट्रा नहीं होगी। इसके बाद मिट्टी के तापमान को भी नियंत्रित करेगी। एक तरीके से दोस्तों ये लैमिनेशन होती है। अब लैमिनेशन करने से क्या होगा कि जो अंदर की आपकी जो चीज़ है वो सेफ बनी रहेगी, और जो दोस्तों अंदर का आपका टेम्परेचर वो भी सेफ बना रहेगा, नमी को बनाए रखेगी। मिट्टी का कटाव भी ये दोस्तों कटाव भी क्या करेगी, रोकेगी, या दोस्तों उसको कम करेगी। यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। न्यूनतम जुताई वाली मृदा कहलाती काली मृदा, कपासी मृदा, ठीक है, रेगुर मृदा। क्योंकि इस दोस्तों मिट्टी में, क्योंकि दोस्तों आपकी चिकनी मिट्टी होती है, और इस मिट्टी में क्या होता है, इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, इसलिए इसमें न्यूनतम जुताई वाली इसको मृदा कहते हैं। इस मिट्टी को जुताई की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। ठीक है, काली मिट्टी को जुताई की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। ठीक है, इसमें कपास सब सर्वाधिक उपाया जाता है, इसलिए दोस्तों इसको कपासी मृदा भी कहते हैं, इसको रेगुर मृदा भी कहते हैं। शुष्क मृदा विशिष्ट रूप से विकसित होती है। शुष्क मृदा की बात कर रहा है। शुष्क मृदा विशिष्ट रूप से विकसित होती है आपके पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, शुष्क मृदा विशिष्ट रूप से विकसित होती है पश्चिमी राजस्थान में। चलिए बढ़ते आगे। 2 या 2 से अधिक फसलों को पास उगाने की प्रक्रिया। देखो दोस्तों, 2 या 2 से अधिक फसलों का एक ही खेत में क्या बार बार रिपीटेशन, वो चीज़ अलग है, और ये चीज़ अलग है। इसमें कह रहा है 2 या 2 से अधिक फसलों को पास उगाने की प्रक्रिया कहलाती है आपके अंतराशयन, जिसको इंग्लिश में आप याद रखना इंटरक्रॉपिंग। क्या इंटरक्रॉपिंग, इंग्लिश वाला याद रखना। ठीक है, हिंदी में आप वहाँ पे कन्फ्यूज हो सकते हो। तो 2 या 2 से अधिक फसलों को पास उगाने की प्रक्रिया कहलाती है इंटरक्रॉपिंग। अब देखो, लावा पठार, यानी आपके जो दोस्तों आपकी जो दक्कन ट्रैप है, लावा पठार, वो काली मृदा से समृद्ध है। कैसा है, काली मृदा से समृद्ध है। पीट युक्त मृदा, एक दोस्तों मृदा आपकी पीट युक्त मृदा भी है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछता नहीं, इसलिए मैंने इसको नहीं कराया। तो दोस्तों आपको जो पीट युक्त जो मृदा है वो भारी वर्षा व उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र में पाई जाती है। पीट युक्त जो मृदा है वो भारी वर्षा व उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। रेतीली मृदा का आपने नाम सुना होगा। रेतीली मृदा में कण दोस्तों बहुत ज़्यादा पास होते हैं। ठीक है, रेतीली मृदा के लिए आदर्श फसल मानी जाती है चना। रेतीली मृदा के लिए आदर्श फसल मानी जाती है चना। पेडालॉजी, आपसे अगर पूछ ले टीआरई 4.0 में, पेडालॉजी निम्न में से किससे संबंधित है? पूछ लेगा मृदा, वनस्पति, या पूछ लेगा जीव, और फिर दे देगा इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों आपको जो पेडोलॉजी है और मृदा विज्ञान की ही एक शाखा है, सॉइल साइंस की ही एक क्या है, एक यानी कि उसकी एक शाखा है। ठीक है। चिकनी मृदा के कणों का आकार सबसे छोटा होता है। चिकनी मृदा के कणों का आकार सबसे छोटा होता है। आपने दोस्तों अगर कहीं आपने चीका मिट्टी देखी होगी, चीका मिट्टी जिससे घरों में चूल्हा वगैरह लेपे जाते हैं, चिकनी मिट्टी जब भी आप कहीं से निकाल के लाते हो तो चिकनी मिट्टी जैसे ही आप थोड़ा उसमें पानी डालते होगे तो देखते हो कि वो एकदम रवा सी हो जाती है, एकदम मैदा की तरह हो जाती है, मतलब एकदम उसके कण एकदम पास हो जाते हैं। ठीक है, तो चिकनी मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है। पीट मृदा पाई जाती है बिहार में, उड़ीसा में और तमिलनाडु में। बिहार में, उड़ीसा में और तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, अभी तक मैंने आपसे नहीं कहा, अगर आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक तो आप दोस्तों ज़रूर कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़ यार। मैं आपको देखो फ्री फंड में, फ्री फोकट में आपको मैं अपने नोट से अगर यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो दोस्तों आप यहाँ पे इतना तो कर सकते हो कि वीडियो को लाइक तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल का अंतःस्वेषण, यानी कि जल को जो सूखने की जो सबसे ज़्यादा जो दर अधिकतम होती है, अभी मैंने आपको बताया जल, क्योंकि उसके अणु सबसे पास होते हैं, इसलिए दोस्तों जल का जो सबसे ज़्यादा सबसे
सबसे तेज़ी से जो 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 दोस्तों जल को सोखती है वो कहलाती है रेतीली मृदा। रेतीली मृदा बहुत जल्दी जल को सोखती है। और जो जल को सोखने की जो दोस्तों आपकी न्यूनतम जो दर होती है वो होती है चिकनी मिट्टी की, क्योंकि चिकनी मिट्टी में ऑलरेडी दोस्तों इतना पानी होता है, ऑलरेडी उसने जल इतना धारण किए रहता है कि वो और ज़्यादा जल धारण नहीं करती है। तो जल का जो दोस्तों जल का अंतःस्रवण दर अधिकतम आपकी होता है रेतीली में, सबसे कम होता है चिकनी मिट्टी में। बिना क्षितिज वाली कमजोर विकसित मिट्टी कहलाती है एंटी सोल। कमजोर मिट्टी कहलाती है एंटी सोल। वह मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक होती है कहलाती है हिस्टोसोल। अगर आपको यही एंटी सोल या हिस्टोसोल पूछ लेता तो अच्छे अच्छे से वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना आपको याद रखना है। तो ये मिट्टी वाला टॉपिक दोस्तों आज मैंने यहीं ख़त्म आपके कर दिया है। मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में। तब तक एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो 250 रुपये, कोई दोस्तों माई बाप नहीं होते हैं, 250 रुपये में आप मेरा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार मैंने कैसे तैयारी की थी, कैसे मॉक टेस्ट लगाया था, मॉक टेस्ट लगाने का तरीका क्या है। दोस्तों मात्र 250 रुपये में मैं पूरा दोस्तों आपको अपना अपना पूरा मैं अनुभव आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपको अपने सारे मॉक टेस्ट प्लस आपको सारे अपने नोट्स देने वाला हूँ। तो दोस्तों 9410481086, 9410481086 दोस्तों व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई दोस्तों धुआंधार तरीके से करते रहिएगा।